दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप अकेले हैं, अगर रात का वक्त है और अगर आपके आसपास अंधेरा है तो शायद आपको यह कहानी अभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो एक ऐसी जगह की कहानी है जहां दीवारें सांस लेती हैं, जहां रात के 12 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर मांडवगढ़ की, एक ऐसे हॉस्टल की जहां के बच्चे आज भी रात को अपने कमरों में बंद रहते हैं, जहां अंधेरे में कुछ चलता है, जहां नाम लेकर बुलाया जाता है और जहां से एक बार जो गया वो कभी कभी लौटता नहीं। तो दोस्तों, तैयार हैं आप? आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो और चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है भवानी निवास। राजस्थान के बारे में जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? ऊंट, रेत, राजमहल, राजा महाराजा और रंग बिरंगी पोशाकें। पर राजस्थान सिर्फ यही नहीं है। राजस्थान की मिट्टी में सदियों की कहानियां दफन हैं। यहाँ के पुराने किलों में, पुराने कुओं में, पुरानी हवेलियों में और पुरानी सड़कों में ऐसी बातें हैं जो दिन में तो नहीं दिखती, पर रात को जब चांद छुप जाता है और हवा रुक जाती है तब ये बातें बाहर आती हैं। यहाँ की धूल में पुराने राज्य हैं, यहाँ की रेत में पुराने दर्द हैं और यहाँ की हवा में अगर ध्यान से सुनो तो पुरानी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी ही एक जगह है मांडवगढ़ शहर। मांडवगढ़ बहुत बड़ा शहर नहीं है, जयपुर से कोई 3 घंटे की दूरी पर। यहाँ एक पुराना बाजार है जहाँ सुबह से शाम तक रौनक रहती है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहां दिन में बस 2-3 गाड़ियां रुकती हैं और एक मंदिर है जो कहते हैं सैकड़ों साल पुराना है, जिसकी घंटियों की आवाज पूरे शहर में गूंजती है। पर इस शहर की सबसे पुरानी इमारत वो है जिसे अब लोग हॉस्टल कहते हैं। यह इमारत महाराणा प्रताप सरकारी महाविद्यालय के पीछे है और इसका नाम है भवानी निवास। ये नाम किसने रखा कोई नहीं जानता, पर कहते हैं इस नाम के पीछे एक कहानी है जो बहुत पुरानी है। भवानी निवास 3 मंजिला इमारत है। बाहर से देखने पर लगती है पुरानी, थकी हुई, जैसे सालों से खड़े रहते रहते थक गई हो। इसकी दीवारें पीली और धूसर हो चुकी हैं। जगह जगह दरारें हैं जिन्हें बार बार पुताई से ढका गया है, पर दरारें फिर आ जाती हैं, जैसे यह इमारत अपनी उम्र छिपाना नहीं चाहती, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि मैं यहां हूं, बहुत पहले से हूं और बहुत बाद तक रहूंगी। छत पर जंग लगी लोहे की छड़ें हैं। खिड़कियों के कांच कुछ टूटे हुए हैं, कुछ धुंधले हो गए हैं। रात में जब हवा चलती है तो इसके पुराने लकड़ी के दरवाजे किरकिराते हैं, जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द में कराह रहा हो। और इसके पिछले हिस्से में एक अंधेरे कोने में एक पुरानी बावड़ी है, पत्थरों से बनी, गोल, जिसमें अब पानी नहीं है, बस अंधेरा है और चुप्पी है। इसी भवानी निवास में रहने आया था अर्जुन शर्मा। अर्जुन की उम्र 20 साल थी, बीकानेर का रहने वाला। घर में मां थी जो सुबह तड़के उठकर आटा गूंथती थी और जिनके हाथ का खाना दुनिया में सबसे अच्छा था। पिताजी थे जो एक दुकान चलाते थे और जो हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ो, जिंदगी बन जाएगी। और एक छोटी बहन थी, सोनू, जो 8वीं में पढ़ती थी और जो अर्जुन को कभी शांति से नहीं रहने देती थी, पर जिसकी आवाज की याद अर्जुन को रात को बहुत सताती थी। अर्जुन पहली बार इतनी दूर आया था घर से। बीकानेर से मांडवगढ़ की दूरी कोई 5 घंटे की बस यात्रा है। इतनी दूर अकेले आना, किसी नए शहर में रहना, नए लोगों के बीच रहना, यह अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था, बहुत ज्यादा नहीं बोलता था। नए लोगों से दोस्ती करने में वक्त लगता था उसे। पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर परीक्षाओं में बहुत टेंशन लेता था। घर की याद उसे बहुत सताती थी, खासकर रात को जब सब सो जाते थे और वो अकेला जागता था। उसने भवानी निवास हॉस्टल में कमरा नंबर 7 लिया, 3री मंजिल का कमरा, कॉरिडोर के बीच में। जब वो पहली बार वहां पहुंचा तो कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दूर तक रेत और पुराने पेड़ थे और एक कोने में पिछली तरफ वो पुरानी बावड़ी थी, जिसकी तरफ अर्जुन ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कमरे में 4 बिस्तर थे और अर्जुन के साथ 3 और लड़के रहते थे। पहला था दीपक माली, जोधपुर से आया,
हंसमुख, बातूनी, हर वक्त कोई ना कोई मजाक करता रहता था। दीपक ने पहले ही दिन अर्जुन को अपना भाई मान लिया था। वो वैसा लड़का था जो कमरे में आते ही माहौल बदल देता है। उसके कारण ही अर्जुन को हॉस्टल में जल्दी घर जैसा लगने लगा। हर बात पर हंसता, हर बात को हल्के में लेता। दूसरा था रमेश सैनी, अजमेर का रहने वाला। बहुत कम बोलता था, हमेशा किताबों में डूबा रहता था। मेस में भी खाना खाते हुए कोई ना कोई किताब खुली होती थी उसके सामने। बहुत होशियार लड़का था, हर परीक्षा में अच्छे नंबर आते थे उसके। पर उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी। वो उसी दुनिया में रहता था और बाहर की दुनिया से उसे खास फर्क नहीं पड़ता था। तीसरा था भवानी सिंह, जिसे सब प्यार से भव्या बुलाते थे। उदयपुर का रहने वाला, 3 साल से इस हॉस्टल में था। इस इमारत की हर दीवार को जानता था, हर कोने को जानता था। यहाँ की सुबह को जानता था, यहाँ की दोपहर को जानता था और यहाँ की रातों को भी जानता था। जो इस जगह के बारे में कोई और नहीं जानता था, वो भव्या जानता था। पर जो वो जानता था वो हमेशा नहीं बताता था। हॉस्टल में आने के पहले ही दिन जब अर्जुन अपना सामान सेट कर रहा था, तभी दीपक ने उसे एक बात बताई। दीपक एक बिस्तर पर लेटा था, टांगें दीवार पर टिकाए, हाथ पीछे। यार, एक बात ध्यान रखना। क्या? अर्जुन ने पूछा। यहां की वार्डन है पन्नालाल जी। उनका एक नियम है, हर रात ठीक 12 बजे वो हॉस्टल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाते हैं और उसके बाद 1 घंटी बजती है, 3 बार, टन टन टन। और उस घंटी के बाद किसी को भी बाहर नहीं जाना है, न छत पर, न बालकनी में, न कॉरिडोर में, सीधे कमरे में बंद। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, पर यार क्यों? ये तो बड़ा अजीब नियम है। दीपक ने मुंह बनाया। पन्नालाल जी, बस यही कहते हैं कि हॉस्टल के नियम है। पर असली वजह? वो रुका। असली वजह कोई सीधे नहीं बताता। अर्जुन ने भव्या की तरफ देखा। भव्या खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। उसने अर्जुन की तरफ नहीं देखा, पर उसकी गर्दन थोड़ी अकड़ गई थी जब दीपक ने यह बात कही। उस पहली रात अर्जुन ने खुद देखा। 12 बजने में 5 मिनट पहले से ही भव्या ने कमरे की खिड़कियां बंद कर लीं, पर्दे खींच लिए। दीपक ने भी अपना मोबाइल रख दिया। रमेश ने किताब बंद कर दी और जब वो घंटी बजी, टन टन टन, तो चारों लड़कों के कंधे ढीले पड़ गए, जैसे एक बड़ी चिंता खत्म हो गई हो। अर्जुन समझ नहीं पाया, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। 1 हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ते। अर्जुन धीरे धीरे हॉस्टल की लय में रच बस गया। सुबह की चाय मेस में मिलती थी, तीखी और कड़वी, पर उसमें एक अजीब सुकून था। कॉलेज की कक्षाएं होती थीं, दोपहर में वापस हॉस्टल आता था, शाम को दोस्तों के साथ आंगन में बैठता था और रात को 12 बजने से पहले कमरे में। यह उसकी दिनचर्या बन गई। पर इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। जब किसी चीज से डरो तो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अर्जुन के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि आखिर 12 बजे के बाद क्या होता है? क्यों यह नियम है? क्यों सब इतने डरे हुए हैं? एक शाम उसने भव्या को अकेला पाया। दोनों कमरे में थे, बाकी दोनों मेस में थे। भव्या यार, सच बता, ये 12 बजे का नियम क्यों है? क्या होता है बाहर उसके बाद? भव्या ने एक लंबी सांस ली। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न रहा हो, फिर धीरे से बोला, तू सुनना चाहता है? हाँ, पर सुनने के बाद डरेगा तो नहीं? नहीं। भव्या एक पल के लिए रुका। बाहर शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। इस हॉस्टल में बहुत पहले एक लड़का था, राकेश कुमावत। 3 साल पहले की बात है, जब मैं यहां पहले साल में था। राकेश भी यहीं था। बड़ा बहादुर लड़का था। हर नियम को तोड़ने में उसे मजा आता था। कहता था कि ये सब बूढ़ों की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होता। एक रात उसने तय किया कि वो 12 बजे के बाद छत पर जाएगा। मैंने रोका। उसने कहा, भव्या तू डरपोक है, और वो गया। अर्जुन सांस रोक कर सुन रहा था। वो गया छत पर रात के करीब 1 बजे, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। सुबह उसका कमरा खाली था। बिस्तर पर उसकी किताबें थीं, उसका जूता था, उसका मोबाइल था, उसकी मां की तस्वीर थी। बस राकेश नहीं था। कहां गया? अर्जुन की आवाज थोड़ी कांपी। यही तो कोई नहीं जानता। पुलिस आई, पूछताछ हुई, पर राकेश कहीं नहीं मिला, कभी नहीं मिला। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सोया नहीं।
वो बिस्तर पर लेटा रहा, छत को देखता रहा। ऊपर से हल्की हवा का शोर था, नीचे कहीं से रात के किसी जानवर की आवाज आ रही थी और उसे बार बार यह लगता था जैसे कमरे के दरवाजे के बाहर से कोई गुजरा। एक हल्की सी आहट, एक हल्की सी छाया जो खिड़की के पर्दे के नीचे से दिखी और गुजर गई, पर वो कुछ नहीं था, बस उसका डर था, या शायद नहीं। दिन बीतते गए और एक दिन दीपक ने अर्जुन से कहा, यार एक बार रात को छत पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अर्जुन के मन में तुरंत भव्या की बात याद आई, राकेश की बात याद आई, पर दूसरी तरफ एक चाहत भी थी, जानने की, देखने की, समझने की। ठीक है, अर्जुन ने हां कर दी। भव्या को बताया तो उसने बहुत मना किया, बोला कि जिसने एक बार यह गलती की वो राकेश के जैसा हो जाएगा। रमेश ने मुंह फेर लिया, उसे इन बातों से मतलब नहीं था, पर दोनों नहीं माने। उस रात 11:50 पर अर्जुन और दीपक अपने बिस्तरों से उठे, जूते पहने, धीरे से दरवाजा खोला, कमरे के बाहर कॉरिडोर में कदम रखा। हॉस्टल में एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा गहरा जो कानों में घुसता है, जो असहजता पैदा करता है, जैसे हवा भी रुक गई हो और हर चीज सांस रोककर बैठी हो। कॉरिडोर की पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, उसकी हल्की सी गुनगुनाहट थी। दीवारों पर कुछ पुराने नोटिस लगे थे जो हवा में हिल रहे थे। नीचे से किसी कुत्ते के रोने की बहुत धीमी दूर की आवाज आ रही थी और कहीं से चमेली की एक हल्की सी गंध आ रही थी जो बड़ी अजीब थी, क्योंकि उस इमारत में कहीं कोई फूल नहीं था। यार डर लग रहा है, दीपक ने बहुत धीरे से कहा। मुझे भी, अर्जुन ने माना। पर आ ही गए हैं। हाँ, तभी घंटी बजी। टन टन टन, 12 बज गए थे। दोनों रुक गए। एक पल के लिए दोनों का दिल जोर से धड़का। रात की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे तापमान एक झटके में नीचे आ गया हो। अर्जुन के बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए, पर दीपक ने अर्जुन का कंधा थपथपाया। चल। छत पर जाने की सीढ़ी तीसरी मंजिल के आखिर में थी, पुरानी लोहे की सीढ़ी जिसकी हर पायदान पर खट की आवाज होती थी। दोनों बहुत धीरे धीरे चढ़े ताकि आवाज कम हो, पर आवाज होती रही। इस इमारत में चुप होना मुमकिन नहीं था। छत खुली थी, राजस्थान की रात अपने पूरे रूप में। आसमान साफ था, तारे इतने चमक रहे थे जैसे किसी ने हजारों दीपक जला दिए हों। चांद आधा था और उसकी हल्की सी रोशनी छत पर एक धीमी चांदनी बना रही थी। नीचे से शहर की कुछ रोशनियां दिख रही थीं। दूर एक मंदिर की मीनार थी जिसके ऊपर एक झंडा हवा में लहरा रहा था। हवा बिल्कुल नहीं थी, इतनी शांति थी कि खुद के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। देख, कुछ नहीं है, दीपक बोला। अर्जुन ने हां में सिर हिलाया, पर उसके मन में कुछ था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे किसी की नजरें लगी हों। और तभी उसे दिखा, छत के एक कोने में, जहां छाया थोड़ी गहरी थी, जहां चांद की रोशनी नहीं पहुंचती थी, कुछ था, कोई था। एक आकृति, इंसान जैसी, पीठ उनकी तरफ। बालों में रेत थी जो चांदनी में भी दिख रही थी। कपड़े धूल भरे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे पत्थर बन गया हो, जैसे सालों से वहां खड़ा हो। दीपक! अर्जुन की आवाज कांपी। क्या? वो देख, उस कोने में। दीपक ने देखा और उसका चेहरा बदल गया। हंसमुख दीपक का चेहरा एक पल में सफेद हो गया। वो आकृति धीरे धीरे पलटी, बहुत धीरे, जैसे वो जानता था कि वो देखे जा रहा है और उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसका चेहरा था, आंखें थीं, पर वो आंखें किसी जीवित इंसान की नहीं लगती थीं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, जैसे किसी ने दीपक बुझा दिया हो अंदर से। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक सपाट खाली चेहरा था जिस पर न डर था, न उत्सुकता, न गुस्सा, बस खालीपन। और फिर वो बोला, एक आवाज में जो बहुत धीमी थी, जो दूर से आती लगती थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान बोल रहा हो। यहां क्यों आए हो तुम लोग? दीपक का पांव पीछे हट गया, अर्जुन भी हट गया, और दोनों ने एक साथ जो किया वो यही था कि वहां से भागे। सीढ़ी से उतरे, कॉरिडोर में आए, कमरे में घुसे, दरवाजा बंद किया। दरवाजे के साथ पीठ लगाकर खड़े रहे। दोनों की सांस फूली हुई थी, छाती ऊपर नीचे हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। भव्या! अर्जुन की आवाज में कंपकंपी थी। भव्या पहले से जाग रहा था। उठा, दोनों के चेहरे देखे, पूछने की जरूरत नहीं थी। ऊपर गए थे?
दोनों ने हाँ कहा। और कुछ देखा? कोई जवाब नहीं, पर जवाब की जरूरत नहीं थी। रात भर कोई नहीं सोया उस कमरे में, चारों जागते रहे। रमेश ने भी किताब नहीं खोली। बाहर रात थी और रात में कुछ था। जो भी था उसे देख लिया था दोनों ने। उस रात के बाद कुछ बदल गया। अर्जुन को लगने लगा कि वो लड़का जिसे उसने छत पर देखा था वो उसे देख रहा है, हर जगह, हर वक्त। जब वो कक्षा में बैठता था तो पीछे से नजरें लगती थी। जब मेस में खाना खाता था तो खिड़की के बाहर कुछ होता था, एक हल्की सी हलचल। जब रात को सोने की कोशिश करता था तो खिड़की के बाहर से एक बहुत धीमी आवाज आती थी, इतनी धीमी कि पक्का नहीं था कि सुनाई दी या सोचा, पर इतनी साफ कि नींद उड़ जाती थी। दीपक भी बदल गया था। वो जो हर वक्त हंसता रहता था वो शांत रहने लगा था, खाना कम खाने लगा था, रात को नींद में बड़बड़ाता था। जो शब्द वो बोलता था नींद में वो समझ नहीं आते थे, पर उनमें एक डर था जो साफ था। एक सुबह अर्जुन की खिड़की के बाहर दीवार से लगा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला, तीसरी मंजिल की खिड़की के बाहर। वहां कोई इंसान पहुंच नहीं सकता था, कोई बालकनी नहीं थी, कोई चढ़ने का रास्ता नहीं था, पर वो कागज था। कागज पर लिखा था, पुरानी धुंधली लिखाई में अक्षर कांपते हुए, उसे ढूंढो, कमरा नंबर 11। अर्जुन के हाथ थरथरा गए। उसने भव्या को बुलाया। भव्या ने कागज देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ा। कमरा नंबर 11, अर्जुन ने कहा। यह क्या है? तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा। भव्या की आवाज बहुत धीमी थी। राकेश का कमरा था। उसके गायब होने के बाद पन्नालाल जी ने वो कमरा बंद कर दिया था। आज तक किसी ने उस कमरे में कदम नहीं रखा। तो यह कागज कहां से आया? भव्या ने गहरी सांस ली। जो तुमने छत पर देखा था वो राकेश था और वो तुमसे कुछ कह रहा है। अर्जुन के मन में अब एक नई उलझन थी। एक तरफ डर था, इतना गहरा कि पांव थरथरा रहे थे। दूसरी तरफ एक खिंचाई थी। राकेश उसे कमरे में बुला रहा था। क्यों? क्या वो कुछ बताना चाहता था? क्या वो मदद मांग रहा था? क्या वो अकेला था उस तरफ और किसी की मदद चाहता था? अर्जुन ने बहुत सोचा और आखिरकार तय किया, वो कमरा नंबर 11 में जाएगा। दिन में, उजाले में। दोपहर के 2 बजे थे। पन्नालाल जी मेस में थे। कॉरिडोर में कोई नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर गया। कमरा नंबर 11 के दरवाजे पर पुराना लोहे का ताला था, पर ताले में चाबी लगी थी। किसी ने वहां छोड़ दी थी, जैसे उसके लिए रखी गई हो। अर्जुन का हाथ कांपा, पर उसने चाबी घुमाई। ताला खुल गया। वो अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। खिड़की पर पुराना मोटा पर्दा था। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में धूल थी, इतनी कि सांस लेने पर गले में खिंचाव होता था। छत पर जाले थे। 4 बिस्तर थे जिन पर रेत और धूल की मोटी परत जम चुकी थी। एक पुरानी मेज थी, एक टूटी कुर्सी थी और मेज पर एक डायरी थी। अर्जुन ने डायरी उठाई। उसके ऊपर लिखा था, राकेश कुमावत। वो वहीं बैठ गया और डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, पढ़ाई की बातें, माँ को लिखे खत जो शायद कभी भेजे नहीं गए, दोस्तों के साथ मेस में हुई बातें, कॉलेज की कक्षाओं की बातें। पर फिर एक जगह पन्ने बदल गए। रात को वो आई, खिड़की के बाहर खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा सफेद था, आंखें थीं, पर उनमें कुछ नहीं था। उसने मेरा नाम लिया, राकेश। बहुत धीरे, जैसे दूर से आ रही हो। मुझे बाहर बुला रही थी। मैंने खिड़की नहीं खोली, पर आवाज सुनाई देती रही पूरी रात। अगले पन्ने पर आज फिर आई, और इस बार उसके साथ और भी थे, छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे धुंधले थे। वो सब मुझे बाहर बुला रहे थे खेलने को। कह रहे थे यहां बहुत मजा है। मुझे डर लग रहा है, पर साथ ही जाना भी चाहता हूं। पर क्यों चाहता हूं ये नहीं पता। अगले पन्ने पर पन्नालाल जी ने रोका। कहते हैं 12 बजे के बाद बाहर मत जाओ, पर मुझे रुकना नहीं है। मुझे जानना है। कल रात जाऊंगा। और उसके बाद डायरी का वो पन्ना अधूरा था। बीच में एक लकीर खींची थी, जैसे हाथ हिल गया हो। और उसके बाद कुछ नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। राकेश एक लड़का था, बस एक लड़का, जो जानना चाहता था, जो बहादुर था। और उसकी वो बहादुरी, वो जिज्ञासा उसे ले गई। अर्जुन ने डायरी जेब में रखी और कमरे से बाहर आ गया। उसे अब और सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे कुछ करना था राकेश के लिए। वो सीधे पन्नालाल जी के दफ्तर गया।
भव्या को भी साथ लिया। पन्नालाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, कुछ कागजात देख रहे थे। जब अर्जुन ने मेज पर डायरी रखी तो उनके हाथ रुक गए, उनकी आंखें डायरी पर पड़ी। एक लंबी चुप्पी रही। बैठो, उन्होंने धीरे से कहा, और फिर उन्होंने बात शुरू की। यह जगह बहुत पुरानी है। इससे पहले यहां एक हवेली थी, एक राजपूत जमींदार की। वो बड़ा जालिम आदमी था, अपनी ही रियाया पर अत्याचार करता था, उन पर झूठे आरोप लगाता था, उनकी जमीन छीनता था। एक बार उसने गांव के एक बुजुर्ग को बेकसूर मरवा दिया। उस बुजुर्ग की एक बेटी थी, लोग कहते थे वो तांत्रिक थी। उसने इस पूरी जमीन पर एक शाप दिया था। क्या शाप? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसने कहा था कि जो भी इस जमीन पर रहेगा वो कभी पूरी तरह यहां से नहीं जा पाएगा। जो मरेगा वो यहीं रहेगा, और जो जीवित जाएगा उसका भी एक हिस्सा यहां रह जाएगा, इस जमीन की हवा में, इन दीवारों में, इस मिट्टी में। तो जो रात को आते हैं वो इसी जगह के पुराने रहने वाले हैं, जो मर गए पर जा नहीं पाए, जो यहां की हवा में, यहां की दीवारों में रहते हैं, और रात को जब सब सो जाते हैं वो बाहर आते हैं। पन्नालाल जी की आवाज भारी हो गई। और राकेश? उसने उस रात 12 बजे के बाद बाहर जाकर उनसे आंख मिला ली, बात कर ली। और जब आंख मिल जाती है, जब बात हो जाती है, तो यह जमीन उसे छोड़ती नहीं। तो क्या राकेश को मुक्ति मिल सकती है? भव्या ने पूछा। पन्नालाल जी ने अपनी मेज का दराज खोला, एक पुरानी कपड़े की पोटली निकाली, धीरे से मेज पर रखी। जो यहां फंसे हैं उन्हें मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई जिंदा इंसान उनके लिए यह काम करे। कौन सा काम? इस हॉस्टल के पिछले कोने में एक बावड़ी है। वो इस पूरी जमीन का केंद्र है जहां से यह शाप दिया गया था। उसी जगह पर यह पोटली रखनी है। इसमें विभूति है और रुद्राक्ष की माला है, और साथ में यह डायरी भी। अगर यह किया गया तो जो यहां फंसे हैं वो शायद जा सकें। और यह रात के ठीक 3 बजे होना चाहिए। रात के 3 बजे? अर्जुन बोला। हाँ, 12 बजे के बाद। यही खतरनाक है। अगर उन्होंने देख लिया, अगर उन्होंने रोक लिया। पन्नालाल जी नहीं बोल पाए। मैं जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। मैं भी, भव्या ने कहा। वो रात आई। रात के 2:30 बजे दोनों जागे, चुपचाप कमरे से निकले। हॉस्टल में एक गहरी चुप्पी थी। दोनों पिछले दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुला था। बाहर रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में थी। आसमान पर तारे थे पर चांद नहीं। हवा बिल्कुल नहीं थी और कोई आवाज नहीं थी। इतना सन्नाटा कि खुद के पांवों की आहट बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। बावड़ी के पास पहुंचे। पत्थरों से बनी, गोल। उसके चारों तरफ की जमीन पर कुछ था जो महसूस होता था पर दिखता नहीं था। एक भारीपन। अर्जुन ने पोटली खोली, माला निकाली, डायरी निकाली, बावड़ी के किनारे पर रखी, और तभी हॉस्टल की खिड़कियों से, छत से, दीवारों से एक के बाद एक सफेद आकृतियां निकल रही थीं, धुएं की तरह। धीरे धीरे वो बावड़ी की तरफ आ रही थी। दोनों वहीं जम गए। वो आकृतियां उनके बीच से गुजरी। जब वो पास आईं तो एक ठंडी लहर आई, पर उन्होंने दोनों को नहीं देखा। वो बावड़ी की तरफ जा रही थी। 1, 2, 5, 10, और तभी एक आकृति रुकी। राकेश। वही चेहरा, वही आंखें, पर इस बार उन आंखों में एक नमी थी, एक थकान थी जो बहुत गहरी थी, जैसे सालों से थका हुआ हो, और उनमें एक शुक्रगुजारी थी। राकेश ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने राकेश को, और राकेश ने बहुत धीरे से बिना आवाज के सिर झुकाया। फिर वो भी बावड़ी की तरफ चला गया। और फिर वो हवा आई, अचानक, ठंडी, साफ, जैसे किसी ने एक बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो, जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सुबह हुई, और उस सुबह अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि यह हॉस्टल अलग है। जो भारीपन था, जो दबाव था, जो अजीब सी बेचैनी थी हर वक्त, वो नहीं थी। धूप आ रही थी, पक्षी बोल रहे थे। पन्नालाल जी ने अर्जुन को देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी। हफ्ते भर बाद कॉलेज में परीक्षाएं थीं। अर्जुन पढ़ाई में लग गया। दीपक फिर से हंसने लगा। रमेश की किताबें फिर से खुल गईं। सब ठीक था। एक दिन पन्नालाल जी ने कहा, अब 12 बजे के बाद भी बाहर जा सकते हो। पर उनकी आवाज में एक हिचकिचाहट थी। अर्जुन ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। पर एक रात के 2 बजे अर्जुन प्यास से उठा और कमरे से निकला, और उसकी नजर पड़ी तीसरी मंजिल के आखिर में।
कमरा नंबर 11 का दरवाजा खुला था। वो दरवाजा जो बंद था, हमेशा बंद था, अब खुला था और उस खुले दरवाजे के अंदर से एक नीली धुंधली रोशनी आ रही थी। अर्जुन के पैर अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका। कमरे में कोई था, बिस्तर पर बैठा हुआ। धीरे धीरे पलटा और अर्जुन के पांव तले जमीन खिसक गई। ये राकेश नहीं था, ये एक नया चेहरा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वही खाली आंखें, वही ठंडा चेहरा, और वो मुस्कुराई। आओ, बहुत थके हुए लग रहे हो, बैठ जाओ। वही आवाज, वही धीमी, वही दूर से आती। अर्जुन पीछे हट गया, दरवाजे से दूर। कमरे में घुसा, भव्या को जगाया। भव्या, क्या? कमरा 11, फिर से कोई और है। दोनों चुप रहे, दोनों एक ही बात सोच रहे थे। राकेश गया, जो लोग फंसे थे वो गए, पर यह जमीन, यह शाप, जो एक गया उसकी जगह कोई और आ गया। पन्नालाल जी ने जब कहा था 12 बजे के बाद जा सकते हो, तो उनकी आवाज में हिचकिचाहट क्यों थी? शायद इसीलिए, शायद इसलिए कि यह कभी खत्म नहीं होता। इस जमीन की भूख कभी नहीं जाती। और अब रात के 2 बजे थे और कमरा नंबर 11 का दरवाजा खुला था और उस खुले दरवाजे से वो नीली रोशनी आ रही थी और वो आवाज धीमी, ठंडी, बहुत दूर से आती हुई। आओ, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहूंगी। भवानी निवास में रात थी और कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, भवानी निवास। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां की मिट्टी हर बात को, हर रूह को, हर गलती को हमेशा के लिए याद रख लेती है। और कुछ शाप ऐसे होते हैं जो माला रखने से, पूजा करने से नहीं जाते। वो इस जमीन की जड़ों तक उतरे होते हैं, जैसे पानी मिट्टी में उतरता है। और ऐसी जगहों पर अगर कभी जाना पड़े तो एक काम करना, खिड़कियां बंद रखना, दरवाजा मत खोलना, और जो आवाजें सुनाई दें उन पर ध्यान मत देना, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हमें पुकारती हैं वो सच में हमसे मिलना नहीं चाहती। वो बस हमें वहां खींचना चाहती हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शुभ रात्रि दोस्तों। और हां, अगर आज रात कोई आपका नाम ले तो पहले खिड़की से बाहर देख लेना, पर ध्यान रहे, आंख मत मिलाना।